And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us, we will tax them. फिर छिड़ी रात बात टैरिफ की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 2 अप्रैल से टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। वहां की संसद में ट्रंप ने पूरी गणित गिना डाली और कहा जो हम पर जितना टैक्स लगाएगा हम भी उस पर उतना ही टैक्स लगाएंगे। क्या है ये पूरा माजरा, समझेंगे आज के ललन टॉप शो में। और ये भी कि क्या ट्रंप की इस अप्रोच का असर दोनों देशों के रिश्तों पर भी पड़ सकता है। फिर बात करेंगे औरंगजेब की, जिसका जिक्र फिर से जिंदा हो गया है। वजह नेताओं के बयान और उसके बाद निलंबन की खबरें। महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी विधायक अबू आजमी का बयान और उस पर चल रही राजनीति, इस पर विस्तार से बात करेंगे। रुक करेंगे 2002 के गोधरा कांड में आए अपडेट का और जानेंगे विधानसभाओं में क्या चल रहा है और कैबिनेट ने क्या फैसले लिए। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। Brought to you by ITEL and American Pistachios. सबसे पहले बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलानों के बारे में। अमेरिका की संसद यानी यूएस कांग्रेस में ट्रंप ने भारतीय समयानुसार 5 मार्च की सुबह एक भाषण दिया। इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि आगामी 2 अप्रैल से अमेरिका भारत समेत कई देशों पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाना शुरू करेगा। India charges us auto tariffs higher than 100%. This system is not fair to the United States and never was, and so on April 2nd, reciprocal tariffs kick in, and whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. रेसिप्रोकल टैक्स यानी जैसे को तैसा टाइप का टैक्स, यानी अगर कोई देश अमेरिका के बेचे सामान पर X% टैक्स लगाता है, X मतलब कोई भी एक संख्या, तो अमेरिका भी उस देश के भेजे सामान पर उतने ही फीसदी टैक्स लगाएगा, न ज़्यादा न कम। ऐसा करने से वो देश अमेरिका के भेजे सामान पर टैक्स कम करने को बाध्य होंगे, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप की समझ कहती है। उनका ये भी दावा है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो उस देश के सामानों की अमेरिका में ज़्यादा टैक्स की वजह से खपत कम हो जाएगी। यानी ज़्यादा टैक्स लगाकर अमेरिका को फ़ायदा तो होगा, लेकिन बाकी देशों का बंटाधार। अब कांग्रेस में अपने भाषण में ट्रंप ने भारत पर एक विशेष टिप्पणी भी की और कहा भारत हम पर 100% टैक्स लगाता है, जो बिल्कुल अनुचित है। वो जितना टैक्स हम पर लगाएंगे हम भी उनके सामान पर उतना ही टैक्स। अगर भारत हमें अपने देश के मार्केट से बाहर रखना चाहता है तो हम भी ऐसे प्रयास करेंगे जिससे भारत हमारे मार्केट से बाहर रहे। ध्यान रहे, अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ये ऐलान तब कर रहे हैं जब भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अपनी यात्रा पर अमेरिका में हैं। इस दौरान पीयूष गोयल यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यानी USTR जेमिसन ग्रियर के साथ मिलने वाले हैं। ग्रियर कितने ज़रूरी इंसान, इसका अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि ट्रंप दूसरे देशों के साथ व्यापार को लेकर जो भी फैसला लेंगे उनको लागू करवाने का काम इन्हीं के जिम्मे होगा। अब भारतीय वाणिज्य मंत्री और ग्रियर के बीच एक ट्रेड डील को लेकर बातचीत होनी है। दरअसल 13 फरवरी 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मीटिंग हुई थी। चर्चा हुई दोनों देश एक व्यापार संधि करें। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस संधि के जरिए भारत अमेरिका को रेसिप्रोकल टैक्स लगाने से रोकना चाहता है, जिससे भारतीय सामानों की अमेरिका में खपत होती रहे। लेकिन ट्रंप ने फिर भी ये ऐलान कर दिया है कि टैक्स तो लगा कर रहेंगे। ऐसे में अब बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की ज़रूरत है। अगर ट्रंप ने 2 अप्रैल से अपना वाला टैक्स लगाया तो भारत की स्थिति क्या होगी। इसके लिए जानते हैं दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार के बारे में। क्या खरीदते हैं हम अमेरिका से और अमेरिका हमसे। अमेरिका भारत से टेक्सटाइल यानी ये धागा, कपड़ा, हैवी मशीनरी, फार्मा प्रोडक्ट यानी दवाइयाँ, आभूषण और कीमती धातु मंगवाता है। इसके बदले भारत IT प्रोडक्ट जैसे फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट और इसकी और एसेसरीज, एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल, मेडिकल इक्विपमेंट और कृषि प्रोडक्ट्स मंगवाता है। अमेरिका की अमेजॉन, गूगल, वॉलमार्ट और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने भारत में निवेश किया है। वहीं भारत की इन्फोसिस, विप्रो, टाटा जैसी IT कंपनियों ने US में अपना जाल फैलाया है। निवेश और गुड्स से अलग सेवाओं की बात करें तो भारत की ट्रेंड लेबर फोर्स अमेरिका में काम करती है। अलग अलग एरिया में रिसर्च करने वाली अमेरिका की फोर्स भारत में भी कुछ एक जगहों पर रिसर्च और ट्रेनिंग कर रही है। ये तो एक ओवरव्यू हो गया। अब आंकड़ों का व्याकरण समझते हैं। भारत के वाणिज्य मंत्रालय के तहत एक संगठन आता है जिसे इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन कहते हैं। इसने दोनों देशों के बीच के व्यापार का आंकड़ा सामने रखा है।
वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने अमेरिका को 7,346 तरह की वस्तुओं का निर्यात किया, एक्सपोर्ट किया। इसमें प्रमुख रूप से शामिल थे इंजीनियरिंग के सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, रत्न, आभूषण, दवा निर्माण की चीजें, पेट्रोलियम उत्पाद और कपास। इस साल भारत के बेचे कुल सामान की कीमत थी 6,75,000 करोड़ रुपए। अब इसी साल अमेरिका ने भारत को 5,749 तरह की चीजें भेजी, जिसमें खनिज ईंधन, तेल, मोती, कीमती पत्थर, परमाणु रिएक्टर बॉयलर, मशीनरी, इलेक्ट्रिक मशीनरी शामिल है। और इस कारोबार की यानी अमेरिका से कितना इंपोर्ट हुआ उसकी कीमत है 3,54,000 करोड़ रुपए। यानी आप देख रहे हैं अमेरिका भारत को जितने पैसे का सामान भेजता है उससे ज़्यादा का सामान हम लोग अमेरिका को देते हैं, लगभग दोगुना। यानी भारत ट्रेड सरप्लस में है अमेरिका से। अब भारत ने ये ट्रेड सरप्लस हासिल कैसे किया, आपको पता ही है। अब तक अमेरिका के भेजे सामानों पर हमारे यहाँ ज़्यादा टैक्स लगते थे, इस वजह से उनकी कीमत हमारे मार्केट में ज़्यादा होती थी और खपत कम। हमारे स्वदेशी निर्माताओं को ज़्यादा मौका भी मिलता था। और अब के पहले तक अमेरिका भारत के भेजे सामान पर कम या लगभग ज़ीरो टैक्स लगाता था। इस वजह से हमारे यहाँ के सामान अमेरिका के मार्केट में ज़्यादा बिकते थे। ऐसे में हमारा इस बिज़नेस में अपर हैंड था, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी स्थिति थी। लेकिन ट्रंप अपने जैसे को तैसा टैक्स लगा देते हैं तो स्थिति बदल जाएगी। एक तो हमारे यहाँ के सामानों की अमेरिका में खपत घटेगी, दूसरा अमेरिका के सामान पर हमें अपने देश में टैक्स कम करना पड़ेगा अगर हम इसे पलटना चाहते हैं तो, जिससे उनके सामानों की खपत भारत में बढ़ जाएगी और मार्केट उतनी फेवरेबल स्थिति में नहीं रहेगा। इस स्थिति को और समझने के लिए हमने बात की विशेषज्ञों से। देखिए, दो बातें। एक, जो ट्रम्प बात कर रहे हैं इन प्रिंसिपल करेक्ट है। अमेरिका का एवरेज वेटेड टैरिफ जो है इंपोर्ट ड्यूटी करीब 2.5% है, सारे अलग अलग कैटेगरी गुड्स की मिला करके। यूरोपियन यूनियन करीब 7.5% इंपोर्ट ड्यूटी पड़ती है मिक्स में, चाइना की 8.5% बनती है, भारत की करीब 9.5% बनती है। तो इन प्रिंसिपल वो सही बात कह रहे हैं, परंतु बात यह है कि ये सारा ट्रेड का ढांचा उथल पुथल होगा इससे काफी। जो रेसिप्रोकल टैरिफ की भाई जितनी इंपोर्ट ड्यूटी आप मेरे किसी मतलब जूते चप्पल पे लगाते हो, मेरे देश में आपके जूते चप्पल आएंगे वही सेम ड्यूटी लगेगी। तो इसके चलते भारत को आई थिंक एक तो रेसिप्रोकल देखा जाएगा, पर हमारे लिए जो ज्यादा चिंता के विषय है इस समय वो है उन्होंने जो अनाउंस किया स्टील एल्यूमिनियम पर भी टैरिफ्स, और उन टैरिफ्स का भारत का एक्सपोर्ट स्टील और एल्यूमिनियम का मिलाकर करीब $1.5 बिलियन होता है। एल्यूमिनियम करीब 1 बिलियन, स्टील करीब 500 मिलियन। अब डिपेंड करेगा, देखिए स्टील की भी अलग अलग कैटेगरीज होती है, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम की भी कॉइल्स इत्यादि। तो किन पे वो लगाएंगे ज्यादा ड्यूटी स्टील और एल्यूमिनियम की। परंतु भारत के एक्सपोर्ट्स पर इसका करीब माना जा रहा है 30 से 50% फर्क पड़ेगा। यानी कि जो अभी हम 1.5 बिलियन दोनों एक्सपोर्ट करते हैं मिला करके, शायद हमारे एक्सपोर्ट अब करीब $500 मिलियन कम हो जाएगा इन टैरिफ के असर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के दौरे के बाद भी प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी जिद पर अड़े हैं। अगर पहले की स्थिति होती तो भारत एक संस्था में शिकायत कर सकता था, नाम WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। साल 1995 में बनी संस्था का काम है दुनिया भर के देशों के बीच हो रहे कारोबार पर नजर रखना। ये सुनिश्चित करता है कि अगर कोई विकसित देश किसी विकासशील देश के साथ व्यापार कर रहा है तो विकासशील देश के हित न मारे जाएं। अब भारत WTO का सदस्य होने के नाते अमेरिका की इस हरकत पर आवाज उठा सकता था, लेकिन जनवरी 2025 में राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने के बाद से ट्रंप ने साफ कर दिया कि WTO अपना रास्ता भटक चुका है। आशय अमेरिका अब WTO के निर्देशों पर नहीं चलेगा। और इसके बाद उन्होंने अमेरिका की नई ट्रेड पॉलिसी भी सामने रखी, जिसमें रेसिप्रोकल टैक्स की बात कही गई। ऐसे में भारत के पास क्या विकल्प बचे हैं, सुनते हैं एक्सपर्ट से। ये टिट फॉर टैट है। टिट फॉर टैट का मतलब है टेक्सटाइल्स पे इतना लगेगा, हम टेक्सटाइल्स पे इतना लगाएंगे, फार्मास्यूटिकल्स पे इतना लगेगा, हम फार्मास्यूटिकल्स पे इतना लगाएंगे, आप कारों पर इतना लगाएंगे, हम कारों पर इतना लगाएंगे। मुझे लगता है कि ऐसे होने वाला है, तो भारत पर इसका बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। उसका कारण मुझे ये नजर आता है कि अगर हम उनको टेक्सटाइल्स भेज रहे हैं तो हम उनसे टेक्सटाइल मंगा रहे हैं, ये चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हम उनको कुछ हद तक मान लीजिए कार एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि अमेरिका में हमारी बहुत ना के बराबर कारें जाती, पर हम वहां से कार मंगा रहे हैं, ज्यादा चांसेस है, क्योंकि जो प्रोडक्ट जा रहा है वही प्रोडक्ट आ रहा है, ऐसे चांसेस कम होते हैं। होता है पर ऐसा कम होता है, तो इसलिए भारत पर इसका असर नहीं होगा। हाँ, अगर ट्रंप साहब का मतलब ये होगा कि औसतन, जैसे मैं अगर औसत लूं, भारत का जो एवरेज टैरिफ लगता है जब अमेरिका से सामान यहां पर आता है, तो मैंने एनालिसिस किया जितना भी सामान आता है जिसमें कारें हैं, महंगा सस्ता टैरिफ लगने वाला, वो मिला के करीब 15-17% के बीच में टैरिफ लगता है। एवरेज टैरिफ की मैं बात कर रहा हूं। अब जो भारत से सामान अमेरिका जाता है उस पर अमेरिका करीब 6-7% के आसपास टैरिफ लगता है। तो जो गैप देख रहे हैं आप, वो करीब 10% टैरिफ का है।
तो क्या ट्रंप साहब इस 10% गैप को, जैसे उन्होंने चाइना में किया, 10% था, 10% और लगा दिया, तो अगर तो ट्रंप साहब इस 10% वाले गैप को सीधा 10% से भर देंगे एवरेज से, तो फिर तो भारत से जो भी सामान वहां जाएगा वो वहां पर महंगा हो जाएगा, और अमेरिका से जो सामान आएगा, अब ये भी एक एक्सरसाइज चल रही है कॉमर्स मिनिस्ट्री में, जब से प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए थे, कि सारे आइटम्स की लिस्ट कॉमर्स मिनिस्ट्री उठा के बैठ गया है। और वो ये जिस प्रकार टेस्ला को 15% इंपोर्ट करने के लिए परमिशन दे दी गई है, तो सारी लिस्ट को देखा जा रहा है कि कौन कौन से हमारे आइटम हैं जिस पर हम उनके ज्यादा टैरिफ लगा रहे हैं। अगर हम उनको कम कर सकते हैं तो मुझे लग रहा है खोजबीन करके, छानबीन करके और पूरी लिस्ट को डिटेल एनालाइज करके कुल मिला के इतना असर नहीं होगा। ये एक हेडलाइन धमकी बहुत बड़ी लगती है सुनने में, जब हम हेडलाइन की तरह देखें कि हम तो इंडिया जो है, आज उन्होंने बोला वहां पर कि हम तो 100%, इंडिया तो 100% से भी ज्यादा लेता है, पर 100% से ज्यादा वाले आइटम बहुत ही कम है। कार है, कुछ एक आइटम और है, ज्यादातर आइटम 100 वाले नहीं है। आप औसतन देखेंगे तो करीब करीब बहुत सारी जगह तो अभी से बराबर लग रहा है। तो मुझे लग रहा है एक जैसे इमोशनल हेडलाइन या एक इमोशनल उन्होंने इसको अनाउंसमेंट की तरह लिया है कि भारत ज्यादा टैरिफ लगाता है। कुल मिला के मुझे नहीं लगता कि इतना फर्क पड़ेगा। अब बारी दूसरी खबर की। That's the power of the statue. महाराष्ट्र का रुख करते हैं। सपा विधायक और पार्टी के प्रदेश प्रमुख अबू आसिम आजमी औरंगजेब पर दिए उनके बयान पर आज नया मोड़ आया। सपा विधायक को महाराष्ट्र विधानसभा से पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। 26 मार्च तक महाराष्ट्र विधानसभा का ये सत्र होना है। स्पीकर और भाजपा से विधायक चुने गए राहुल नार्वेकर ने कहा कि इस दौरान अबू आजमी विधानसभा परिसर में भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। विधानसभा से निलंबन के बाद अबू आजमी की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने ये कहा, हाँ बिल्कुल, मुझे बुलाना चाहिए था और सफाई मौका देना चाहिए था। आज मुझे जिस तरह से गालियां दे रहे हैं लोग, टेलीफोन पर गालियां दे रहे हैं, मैं टेलीफोन ही नहीं उठा पा रहा हूँ। जितने ऐसे नंबर आ रहे हैं जिसके नाम नहीं है, कितने हजारों फोन आ रहे हैं और गाली दे रहे हैं इसको। ये क्या मतलब है? मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं कही जो देश के खिलाफ हो। मैंने तो एक इसी देश के राजा जिनके बारे में हिस्टोरिकल ने जो लिखा है वही मैंने बोल दिया, और वो भी मैंने खुद से नहीं बोला। जरा इस विवाद को रिकैप कर लेते हैं जो बात सस्पेंशन तक आ गई। हमने आपको 4 मार्च के शो में बताया था, आज थोड़ा विस्तार से बात। आपको पता ही है, हाल में एक छावा नाम की फिल्म आई है। इसमें औरंगजेब और छत्रपति संभाजी महाराज के प्रसंगों का वर्णन है। इस मूवी पर बात करने के लिए पत्रकार 3 मार्च के दिन पहुंचे सपा विधायक और प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी के पास। आजमी ने कहा, औरंगजेब क्रूर नहीं बल्कि सहिष्णु शासक था। दावा की छावा मूवी में गलत इतिहास दिखाया गया है। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं, और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को, जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर मार दिया, और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। अबू के इस बयान पर विवाद शुरू हो गया। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति के विधायकों ने इसे लपका और विधानसभा में हंगामा किया। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने तो अबू आजमी को देशद्रोही तक कह दिया। अबू आजमी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराजांचा जाणीवपूर्वक अपमान करतो। हा खरं म्हणजे छत्रपती संभाजी महाराजांनी देशासाठी बलिदान केलं, म्हणजे हा अबू आजमी देशद्रोही आहे, देशद्रोही आहे। आणि म्हणून या देशद्रोह्याला या सभागृहामध्ये बसण्याचा अधिकार। आजमी ने अपने बयान के लिए माफी मांगी। कहा उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया, लेकिन महायुति का प्रहार जारी रहा। टिप्पणीकारों ने कहा, बीड में सरपंच संतोष देशमुख के मर्डर केस में लोगों के गुस्से का सामना कर रही महायुति अबू आजमी कंट्रोवर्सी के जरिए खुद को बचाना चाहती है। संतोष देशमुख मर्डर केस के बारे में हमने आपको बताया था। इसी के चलते धनंजय मुंडे को इस्तीफा देना पड़ा, हालांकि उन्होंने वजह सेहत की बताई। बहरहाल, हालिया विवाद का परिणाम यह हुआ कि अबू आजमी खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने के इल्जाम में थाने में FIR लिखवाई गई और आज बात निलंबन तक चली गई। सुनते हैं इस प्रकरण पर महाराष्ट्र के नेताओं की प्रतिक्रियाएं। ये महाराष्ट्र की जनता की भावना को अध्यक्ष महोदय जी ने मानकर उनका निलंबन कर दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान जो भी करेगा, छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान जो करेगा, उसको महाराष्ट्र नहीं छोड़ेगा। बजट सत्र का क्या मामला होता है, वो 2-3 हफ्ता चलेगा, सप्ताह चलेगा, लेकिन परमानेंटली उसको निलंबन करना चाहिए। बात अबू आजमी के गृह प्रदेश उत्तर प्रदेश तक आई। जी, वो यूपी के आजमगढ़ के रहने वाले हैं, पर वो कहानी बाद में बताएंगे।
औरंगजेब वाला विवाद बढ़ा तो सूबे के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य ने अपने हिस्से की समझाइश दी। समाजवादी पार्टी की मानसिकता हमेशा देश विरोधी रही है। देश विरोधी जितनी भी ताकतें हैं वो इनके ही संरक्षण में पलती हैं, पुष्पित होती हैं, पल्लवित होती हैं। इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार के बयान को यह देश सहन नहीं कर सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान को नहीं सहन कर सकता और श्री अखिलेश यादव जी को तत्काल अपने जो सपा के विधायक हैं अबू आजमी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। यूपी विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अबू आजमी से कहा, यूपी आइए और दिमाग का इलाज कराइए। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? बचाव में आए सपा सुप्रीमो और लोकसभा सांसद अखिलेश यादव। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा, निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायक हो या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जबान पर लगाम लगा सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। आज़ाद ख्याल कहें, आज का नहीं चाहिए भाजपा, ऐसा अखिलेश ने लिखा। ये पहली बार नहीं कि सपा नेता अबू आजमी किसी विवाद में फंसे हो। नाता पुराना है और वहां तक की यात्रा शुरू होती है साल 1955 से। 1955 में आजमगढ़ के मंजीर पट्टी गांव के रहने वाले हाजी नियाज अहमद को चौथी संतान हुई। नाम रखा अबू आसिम आजमी। कुछ बड़े हुए तो कसीदाकारी सीखी। शुरुआती पढ़ाई के साथ पिता का हाथ बटाना शुरू किया। 1973 के साल में 18 साल के अबू आजमी आजमगढ़ के मुस्लिम कॉलेज से पढ़ाई कर रहे थे, जिसे बीच में छोड़ा और अब्बा के साथ मुंबई चले गए। बाप बेटे ने मिलकर भिंडी बाजार के इलाके में एम्ब्रॉयडरी का काम शुरू किया। कुछ बरस में अबू आजमी ने ये कसीदाकारी का काम छोड़ा और एक एजेंसी खोली और खाड़ी देशों की कंपनियों में काम करने के लिए लोगों को भेजना शुरू कर दिया। बिजनेस चल निकला। फिर 6 दिसंबर 1992 अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई। इसके बाद देश के अलग अलग इलाकों में दंगे हुए। मुंबई भी अछूता नहीं रहा, कत्लेआम शुरू हुआ। अबू आजमी के समर्थकों का दावा है कि इस दौरान उन्होंने सोशल वर्क शुरू किया और रुख किया जो अब एनसीपी नेता हैं और उस समय कांग्रेस के नेता थे और देश के रक्षा मंत्री शरद पवार का, जो रक्षा मंत्री बनने से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। अबू आजमी के समर्थकों के मुताबिक वो शरद पवार से मिले, कहा हम शांति स्थापित करने में मदद करना चाहते हैं और शरद पवार ने उन्हें आर्मी के 10 ट्रक और जवान दे दिए ताकि रिलीफ और रेस्क्यू का काम शुरू हो। 12 मार्च 1993 दंगों का बदला लेने के लिए मुंबई में आतंकवादी दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेनन ने सीरियल बम धमाके किए। इन आतंकियों को मदद पहुंचाने का इल्ज़ाम लगा अबू आजमी पर। कैसे, समझिए। मुंबई से कराची जाकर इन आतंकवादियों ने ट्रेनिंग ली थी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने अबू आजमी को इस केस में हिरासत में लिया। इल्ज़ाम लगाया कि उनकी एजेंसी ने आतंकवादियों के टिकट का इंतज़ाम किया। अबू आजमी ने अदालत में कहा, मैंने पैसे लेकर टिकट का इंतज़ाम किया था और मुझे नहीं पता था कि ये लोग आतंकवादी हैं या ऐसी कोई घटना करने वाले हैं। इस केस में 1 साल 15 दिन तक अबू आजमी मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद रहे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, जेल में बिताए वक्त में उन्होंने फैसला लिया, अब आगे का सामाजिक जीवन मुस्लिम युवाओं के उत्थान में बिताऊंगा। 1994 में अबू आजमी सुप्रीम कोर्ट से जमानत पाकर बाहर आए। 1996 में सभी आरोपों से बरी हो गए। लेकिन इन सबसे पहले 1993 में एक मीटिंग हुई थी जिसने उनके पॉलिटिकल इकबाल को बुलंद करने की पृष्ठभूमि रची। ये मीटिंग हुई थी समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के साथ। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये मीटिंग अभिनेता राज बब्बर ने करवाई थी, जो उस समय जनता दल के कोटे से राज्यसभा के सांसद थे और मुलायम सिंह यादव के करीबी। मीटिंग के बाद लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मुलायम सिंह यादव ने पत्रकारों का परिचय अबू आजमी से कराया और कहा, ये महाराष्ट्र में सपा को मजबूत करने का काम करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में शामिल एक पत्रकार बताते हैं कि महाराष्ट्र के नेता को लखनऊ में इंट्रोड्यूस कराने का मकसद तब समझ नहीं आया, लिहाजा पत्रकार इसका बहुत नोटिस नहीं ले रहे थे। उनकी पेशानी पर बल देख मुलायम सिंह ने कहा, आप लोग लिखिए, ये लिखने की और हाईलाइट करने की बात है। मीटिंग के बाद अबू आजमी सपा के महाराष्ट्र अध्यक्ष बने। मुंबई लौटे। सानिध्य मिला मुलायम परिवार के करीबी नेता अमर सिंह का। 1995 में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हुए। सपा ने 3 सीटें जीती, उमरखाड़ी, नागपाड़ा और भिवंडी। लेकिन कुछ ही महीनों बाद इन तीनों सीटों के विधायकों ने पार्टी छोड़ दी। इल्जाम लगाया कि हम अबू आजमी के साथ काम नहीं कर सकते।
पर सपा लीडरशिप को इन आरोपों से फर्क नहीं पड़ा। अबू आजमी का नाम उन नेताओं में शुमार होता था जो सपा को पॉलिटिकल फंड मुहैया कराते थे। साल 2002 में मुलायम सिंह यादव ने फिर अबू आजमी को लखनऊ बुलाया, सामने बिठाया, राज्यसभा की सदस्यता का पर्चा भरवाया, नॉमिनेशन भरवाया और अबू आजमी माननीय सांसद हो गए। राज्यसभा सांसद रहते हुए अबू आजमी ने फिर से विधानसभा का चुनाव लड़ा। 2004 में चुनाव हुए तो शिवसेना के नेता योगेश पाटिल से हार गए, पर राज्यसभा की सदस्यता कायम थी। 2009 में एक बार फिर से महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव। इस बार अबू आजमी ने 2 जगह से पर्चा भरा, भिवंडी और मानखुद शिवाजी नगर, और इस दफा वो दोनों सीटों से जीत गए। भिवंडी उन्होंने छोड़ दी, मानखुद शिवाजी नगर रिटेन की और तब से लेकर अब तक लगातार 4 बार वो यहां से विधायकी जीत रहे हैं। ये तो उनका पॉलिटिकल करियर हुआ। अब विवादों की बात। साल 2006 में भिवंडी में भीड़ ने 2 पुलिस वालों की पीट कर हत्या की। अबू आजमी पर भीड़ को उकसाने का आरोप लगा। 2009 विधानसभा चुनाव के बाद राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने कहा सभी विधायक मराठी में शपथ लें। अबू आजमी ने हिंदी में शपथ ली। विधानसभा में मनसे विधायकों ने उन्हें घेर कर पीटा। साल 2012 महाराष्ट्र के मझगांव की जिला अदालत ने शिवसेना नेता बाला साहब ठाकरे और नारायण राणे के खिलाफ भड़काऊ स्पीच देने के केस में अबू आजमी को 2 साल की सजा सुनाई। बाद में हाईकोर्ट ने उन्हें बरी किया। फिर आया साल 2014। अखबार मिड डे के साथ बातचीत में अबू आजमी ने कहा रेप में महिलाएं भी दोषी हैं, महिलाओं को फांसी दे देनी चाहिए। 2017 एक यौन अपराध के केस पर टिप्पणी करते हुए अबू आजमी ने कहा छेड़खानी तो होती है क्योंकि महिलाएं नग्नता को फैशन मानती हैं। ये तो अबू आजमी की बात हो गई, लेकिन विवादों की आंच उनके बेटे तक भी जाती है। नाम अबू फरहान आजमी। कल यानी 4 मार्च को फरहान के नाम गोवा में एक FIR हुई। घटना 3 मार्च 2025 की रात 11:12 की है। पणजी की PCR पुलिस को सूचना मिली कि कैंडोलिम की न्यूटन सुपरमार्केट के बाहर झगड़ा हो गया। हालत का जायजा लेने के लिए गोवा पुलिस की रोबोट 12 टीम पहुंची। देखा 2 पक्ष झगड़ा कर रहे हैं, एक पक्ष अबू फरहान आजमी का और दूसरा गोवा के स्थानीय लोग। विवाद था गाड़ी पार्किंग और टक्कर को लेकर। खबरों के मुताबिक अबू फरहान आजमी अपनी लाइसेंसी पिस्टल के साथ ट्रैवल कर रहे थे, वो उनके बैग में थी। उन्होंने मौके पर पुलिस को इसकी सूचना दी, लेकिन स्थानीय लोगों ने इल्जाम लगाया कि फरहान पिस्टल होने की धमकी दे रहे थे। इसके बाद स्वतः संज्ञान के तहत शांति भंग की धारा में फरहान के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी नामजद किया गया और फिर जमानत दी गई। इंडियन एक्सप्रेस अखबार से बातचीत में अबू फरहान आजमी ने कहा उनके पास सारे सबूत है, वो जल्द सामने रखेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अब सुर्खियां। पहली सुर्खी तमिलनाडु से। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के नेतृत्व में बुधवार को जनगणना आधारित परसीमन और ट्राई लैंग्वेज वॉर पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। ये मुद्दे हमने ललन टॉप शो में और नेता नगरी में आपको विस्तार से बताए हैं। दिलचस्पी हो तो आप जरूर देखें। अब आज हुई बैठक में CM स्टालिन ने कहा कि अगर संसद में सीटें बढ़ती हैं तो 1971 की जनगणना को आधार बनाया जाए, न कि अगले साल यानी 2026 में होने वाली जनगणना को। ये भी कहा कि साल 2026 के बाद अगले 30 साल तक लोकसभा सीटों की बाउंड्री फिक्स कर दी जाए। सुनते हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को, जो परसीमन के साथ त्रिभाषा सिस्टम पर भी बयान दे रहे हैं। நாட்டின் நலனுக்காக மக்கள் தொகை கட்டுப்பாட்டை முனைப்பாக செயல்படுத்திய ஒரே காரணத்திற்காக தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட தென் மாநிலங்களின் நாடாளுமன்ற பிரதிநிதித்துவம் குறைக்கப்படுவது முற்றிலும் நியாயமற்றது। बैठक में शामिल मक्कल निधि मय्यम नेता और एक्टर कमल हसन ने भी CM स्टालिन की बातों का समर्थन किया और बयान जारी किया। कहा आगामी परसीमन बस तमिलनाडु नहीं बल्कि केरल, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, पंजाब, हिमाचल, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड की पार्टियों के लिए भी संकट बनकर आएगा। अगली सुर्खी केंद्रीय कैबिनेट से। PM मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को केदारनाथ और हेमकुंड रोपवे परियोजना को मंजूरी दी। केंद्र सरकार की पर्वतमाला परियोजना के तहत इसका निर्माण कराया जाएगा। रोपवे बन जाने के बाद केदारनाथ और हेमकुंड साहिब जाना आसान होगा। सुनते हैं केंद्र सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव को। बहुत बड़ा श्रद्धालुओं को तो बेनिफिट होगा ही होगा, और साथ ही साथ बहुत बड़ा जो लोकल बिजनेसेस हैं उनको भी बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। लोकल यात्रियों की सुविधा के लिए जो लोग भी काम में लगते हैं उन सबको इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। अगली सुर्खी गुजरात के गोधरा से। 27 फरवरी 2002 गुजरात के गोधरा स्टेशन पर खड़ी साबरमती एक्सप्रेस में आग लगा दी गई। ये ट्रेन अयोध्या से कार सेवकों को लेकर लौट रही थी। कोच नंबर S6 में लगी आग से 59 लोग जिंदा जल गए। इसमें 27 महिलाएं और 10 बच्चे शामिल थे। इस घटना के बाद गुजरात के अलग अलग इलाकों में दंगे भी भड़के, जिसमें सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1044 लोग मारे गए। अब इस गोधरा कांड के 14 गवाहों की सुरक्षा वापस ले ली गई है। इनकी सुरक्षा में 150 CISF जवान लगे थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने SIT की रिकमेंडेशन रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया। जिन गवाहों की सुरक्षा हटी उनके नाम हबीब रसूल सैयद, अमीना बेन हबीब रसूल सैयद, अकिला बेन यास्मिन, सैयद यूसुफ, अब्दुल भाई मरियम अप्पा, याकूब भाई नूरान निशार,
रजत भाई अख्तर हुसैन, नाजिम भाई सत्तार, माजिद भाई शेख यानुश मोहम्मद, हाजी मोइनुद्दीन, शमसुद्दीन फरीदा बानू, मदीना बीबी मुस्तफ़ा, लाल भाई चंदू भाई राठवा और समदुद्दीन मुस्तफ़ा इस्माइल। अगली सुर्खी विधानसभाओं से। बिहार विधानसभा के बाहर हाथ में झुंझुना और पोस्टर लिए नजर आ रहे ये विपक्ष के विधायक हैं। पोस्टर पर लिखा है आरक्षण चोर कुर्सी कुमार। दरअसल 3 मार्च को बिहार सरकार ने राज्य का बजट पेश किया और इस पर आज चर्चा होनी थी, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष के विधायकों ने प्रदर्शन किया, बजट को झुंझुना बताया, नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और एनडीए पर इल्जाम लगाए। आरजेडी विधायक रणविजय साहू ने कहा सरकार ने बजट के नाम पर युवाओं को झुंझुना थमाया। एक और विधायक मुकेश यादव गंगा जल लेकर सदन पहुंचे, स्पीकर से कहा गंगा का पानी पीने और नहाने लायक नहीं है, कमेटी से जांच करवाएं। बिहार के नौजवानों युवाओं को एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने झुंझुना थमाने का काम किया है। जो कुर्सी कुमार है, नीतीश कुमार जी हैं, जो बिहार के लोगों को झुंझुना देने का काम किया है। नीतीश सरकार का ये 20वां बजट था, ये चुनावी बजट था। हम लोगों को लगा कि इस बजट में बिहार के कल्याण के लिए कुछ विशेष योजनाएं दी जाए, लेकिन यह सरकार कोई भी ऐसी योजना नहीं लाई जिससे गरीबों का कल्याण हो। उधर बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी और जेडीयू विधायक नीरज कुमार पर नाराज हुई। नीरज ने लालू यादव को कैदी कहकर संबोधित किया था। राबड़ी ने जवाब दिया हम लोग कहीं भागने वाले नहीं है, ना हमने चोरी की, इसलिए सीबीआई ईडी इनकम टैक्स वाले चोरी नहीं पकड़ पाए। लालू जी को बिना चोरी के सजा हुई है कि हम लोग कहीं भागने वाले ना है, हम लोग ना चोरी किए हैं, ना चोरी आज तक सीबीआई ईडी वाला इनकम टैक्स आज तक चोरी नहीं पकड़ा है। बिना सजाए, बिना चोरी के सजाए हुआ है लालू यादव का। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मजाकिया अंदाज भी दिखा। दरअसल भाजपा विधायक दिलीप जायसवाल आज निर्विरोध पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। इसके लिए उन्हें राबड़ी देवी ने बधाई दी और कहा दिलीप जायसवाल हमारे भाई जैसे हैं, मुझे बहन मानते हैं। सभापति ने सदन में राबड़ी देवी से मजाक के अंदाज में पूछा दिलीप जायसवाल अगर भाई हैं तो लालू जी के दिलीप जायसवाल क्या लगे? आप दिलीप जी को भाई मानते हैं? भाई मानते हो, दीदी कहते हो। तो लालू जी के क्या लगे वो? लालू जी क्या लाएंगे नहीं लाएंगे? बिहार से अब यूपी का रुख। पान मसाले को लेकर शुरू हुआ विवाद आज भी जारी है। अध्यक्ष सतीश महाना ने इसकी निंदा तो की, साथ ही एक कड़ा एक्शन भी लिया। विधानसभा परिसर में पान मसाला खाने पर बैन लगा दिया, साथ ही पकड़े जाने पर 1000 रुपए का जुर्माना। विधानसभा परिषद में कोई भी महानुभाव विधानसभा सचिवालय के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा पान मसाला, गुटखा आदि के प्रयोग करने पर 1000 रुपया जुर्माना लगाया जाएगा एवं इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इससे तर सपा विधायक रागिनी सोनकर ने ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा से गरीबों तक बिजली पहुंचाने की योजना पर सवाल किया और कहा ऊर्जा मंत्री विभाग को ही समूल नष्ट करने में लगे हैं। इस पर जवाब ऊर्जा मंत्री ने दिया। पहले बिजली के तारों पे कपड़े इसलिए सुखाए जाते थे कि बिजली नहीं आती थी। अब जो है तारों पे कपड़े सुखाने वाला दृश्य खत्म हो गया। तो यही था, क्योंकि पूरा 440 वोल्ट आ रहा है, उसमें 440 वोल्ट ऐसा लगेगा कि आपकी जो संख्या है वो भी कम हो जाएगी। तो बीते दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा विधायक शिवपाल यादव को चच्चू बुलाकर निशाना साधा था, जिसके जवाब में शिवपाल ने एक कविता बनाई। एक्स पर लिखा विधानसभा में चाचा चाचा की गूंज दिन रात, न नीति की बात न विकास पर कोई सौगात, जनता देख रही है खेल निराला, मुद्दों से भागने का अंदाज निराला। इसके अलावा अबू आजमी के औरंगजेब पर बयान को लेकर भी यूपी विधानसभा में चर्चा हुई और इसके साथ ही यूपी का बजट सत्र समाप्त हुआ। विधानसभा और विधान परिषद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई। आज का ललन टॉप शो यही समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। बिक्की जॉन प्यार का भूखा, काऊ के धन दौलत का नाव। अंधेरा मुझे प्रिय है, मुझे अंधेरे की औलादों से क्या नफरत होगा। फिर अपनी आजा गुफाओं में आप मेरा फेवरेट गाना है बस। आजा गुफाओं में अभी ना एक एआई से बनेगा ताऊ जो एक अंधेरी गुफा के सामने खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं आइए।